टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की यूनिट 1 का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, पर्सन, एसएससी, इनकम। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इनकंसाइडेंस, इंडिविजुअल इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला देखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स इनकंसाइडेंस के बारे में। तो सिंपल और रियल वे में समझो तो देखो, इंडिया में आप कितना इनकम टैक्स दोगे ये डिपेंड करता है कि आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप इंडिया में रहते हो या नहीं, बल्कि कितने दिन रहते हो उस पर भी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है कि आपकी इनकम का कितना पार्ट इंडिया में टैक्सेबल होगा। अब ये स्टेटस हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग चेक होता है और हर पर्सन टाइप के लिए, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ या कंपनी के लिए। तो अगर अब बात करें इंडिविजुअल की, तो वो 3 कैटेगरी में आता है, रेजिडेंट में, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, और नॉन रेजिडेंट में। ठीक है। अच्छा, एक ज़रूरी बात और, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मेहनत करने की एक चाह होती है। तो चैनल को इसी तरह सपोर्ट देना, इसी तरह प्यार देना, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते जाऊं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब बात करते हैं पहले स्टेप की, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कैसे डिसाइड होता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो ये रूल आता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंडर आता है। सिंपल वर्ड में, अगर आप इन दोनों को बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी फुलफिल करते हो तो आप रेजिडेंट इन इंडिया माने जाते हो। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या होती है? तो कंडीशन ये है, अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आप रेजिडेंट माने जाओगे। और दूसरी कंडीशन है, अगर आप 60 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो उस साल, और लास्ट 4 सालों में टोटल 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो, तो भी आप रेजिडेंट माने जाओगे। मतलब सिंपल है, या तो 182 डेज, ठीक है, स्टेट रेजिडेंट, या फिर 60 प्लस 365 वाला भी कॉम्बो चलता है। ठीक है, ये 60 दिन वाली कंडीशन चेंज हो जाती है 182 दिन में। और फॉर सम पीपल्स, जैसे इंडियन सिटीजन्स जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, या फिर इंडियन सिटीजन्स यानी कि पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया विजिट पर आए हैं, उनके लिए सिर्फ 182 डेज ही रूल ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो इस टेबल से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही इजी है। पहला स्टेप, आपका इंडिया में कितने दिन स्टे हुआ वही डिसाइड करेगा कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टेप 2। अगर आप रेजिडेंट हैं तो ऑर्डिनरी हैं या नॉन ऑर्डिनरी हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? तो अब मान लो आप रेजिडेंट बन गए हो, पर अब एक और स्टेप बचा है। आप रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि आरओआर हो, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब कि आरएनओआर, ये चेक करना जरूरी होता है। तो इसके लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन है, तो आप लास्ट 10 सालों में कम से कम 2 साल तक रेजिडेंट रहे हो। और दूसरी कंडीशन है, आपने लास्ट 7 सालों में टोटल 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे किया हो। ठीक है, तो इससे ये कंडीशन चेक करनी होती है। तो अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप रेजिडेंट होते हो, अगर दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप आरओआर होते हो, मतलब कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब आप परमानेंटली इंडिया के बेस रखते हो, और मोस्टली यही कहते हो। ठीक है, अगर सिर्फ एक या कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो यू आर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब आप रिसेंटली इंडिया आए हो या उससे पहले ज्यादा टाइम बाहर रहते थे। ठीक है, तीसरा ये है कि अगर बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं होती तो यू आर नॉट रेजिडेंट। ठीक है, मतलब आप मोस्टली इंडिया के बाहर ही रहते हो। ठीक है, जिससे आपको और टेबल से और अच्छा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी समरी लेते हैं। पहले देखो रेजिडेंट हो या नहीं, फर्स्ट स्टेप। और अगर रेजिडेंट हो तो 2 एडिशनल कंडीशन चेक करो। ठीक, और जितनी कंडीशन पूरी करते हो वही डिसाइड करेगा आरओआर हो या फिर आरएनओआर हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अब टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर अदर पर्सन, यानी कि नॉन इंडिविजुअल्स। अब तक हमने देखा कि इंडिविजुअल्स का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बाकी एंटिटीज जैसे HUF की, कंपनी की, फर्म की या AOP के केस में, ठीक है। तो पहला है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF। HUF का स्टेटस डिपेंड करता है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट पे। अगर HUF के अफेयर्स का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा या पार्ट इंडिया में है तो HUF रेजिडेंट होगा। अगर कंट्रोल प्योरली इंडिया के बाहर है तो HUF नॉन रेजिडेंट होगा। और एक बात और, ROR और RNOR के रूल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं, मतलब ये डिसाइड होता है कि कर्ता के रेजिडेंशियल स्टेटस से, ठीक है। दूसरा है कंपनी। कंपनी के लिए रूल सिंपल्स हैं। अगर कंपनी इंडियन कंपनी है तो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट होगी। अगर फॉरेन कंपनी है तो तब देखा जाता है कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी POEM कहाँ है। अगर POEM इंडिया में है तो रेजिडेंट कंपनी है। अगर POEM इंडिया के बाहर है यानी कि नॉन रेजिडेंट कंपनी है। POEM का मतलब होता है जहां से कंपनी के मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, बेसिकली जहां से कंपनी एक्चुअल मैनेज होती है। तीसरा है फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी AOP। इनका रोल भी सिंपल ही होता है। अगर फर्म का AOP का कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा या पार्ट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट होता है। अगर पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट होता है, ठीक है। तो बस इंडिविजुअल्स के अलावा भी हर एंटिटी का अपना रूल होता है और मोस्टली सबके बेस होता है कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अब तक हमने समझा कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। अब देखते हैं कि उसका एक्चुअल इम्पैक्ट, ठीक है। तो टैक्स इनकंसाइडेंस यानी कि कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो सिंपल वर्ड्स में जब आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड हो गया तो उसके बेसिस पर पता चलेगा कि कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा और कौन सी पे नहीं, ठीक है। तो इसके 3 कैटेगरीज में ये डिवाइड किया गया है। तो पहला नेचर ऑफ इनकम देखते हैं। इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। अगर इनकम इंडिया में रिसीव होती है तो ये माना जाता है कि इंडिया में मिली है, ठीक है। तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे वो ROR हो या RNOR हो या NR हो, ठीक है। एग्जाम्पल से देखें तो आपको सैलरी इंडिया में मिलती है तो सब स्टेटस में टैक्सेबल होती है। दूसरा नेचर है इनकम आर्क्यूड और डीम टू बी आर्क्यूड इन इंडिया। अगर इनकम इंडिया में अर्न हो रही है तो माना जाता है कि यहाँ अर्न हुई है, तो ये भी सब के लिए टैक्सेबल होती है। इसको एग्जांपल से देखें तो आपका बिजनेस इंडिया में है और तो सभी के लिए टैक्सेबल है। तीसरा है इनकम आर्क्यूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इन इंडिया। अगर इनकम बाहर के देश में भी अर्न होती है और रिसीव भी होती है तो वो सिर्फ ROR के लिए टैक्सेबल है, RNOR और NR के लिए नहीं है, ठीक है। लास्ट है इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव इन इंडिया। अगर इनकम बाहर अर्न हुई पर इंडिया में रिसीव हुई तो वो सबके लिए टैक्सेबल है क्योंकि रिसीव इंडिया में हुई है। तो ROR का टोटल वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल होता है, यानी कि इंडिया का हो या आउटसाइड का हो, दोनों का भी हो, ठीक है। तो RNOR या और NR के लिए सिर्फ इंडिया से रिलेटेड इनकम टैक्सेबल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो एक और छोटा सा एक और केस देखते हैं। पहला है सैलरी अर्न इन इंडिया। सैलरी इंडिया में काम करके मिली है तो स्टेटस क्या होगा, ROR RNOR और NR, मतलब कि ये सबके लिए टैक्सेबल है क्योंकि इनकम इंडिया में अर्न हुई है। दूसरा है सैलरी अर्न इन USA एंड रिसीव इन इंडिया। सैलरी बाहर USA में अर्न हुई है पर इंडिया में रिसीव की गई है तो स्टेटस क्या है कि ये सभी के लिए होगा, ROR के लिए भी होगा, RNOR के लिए भी, NR के लिए भी, क्योंकि इंडिया में रिसीव हुई है तो सबके लिए टैक्सेबल है। लास्ट है सैलरी अर्न एंड रिसीव इन USA। सैलरी बाहर USA में अर्न भी हुई और रिसीव भी वहीं हुई तो यानी कि ROR। तो ये सिर्फ ROR के लिए टैक्सेबल है क्योंकि उसका वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल होता है, RNOR और NR के लिए नहीं, ठीक है। तो ROR पूरे वर्ल्ड में टैक्सेबल है और RNOR और NR जो है सिर्फ इंडिया से रिलेटेड इनकम ही टैक्सेबल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ डीम्ड और अक्यूर्ड अराइज इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है कि बट समझने में बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी इनकम होती है जो एक्चुअली इंडिया में तो अर्न नहीं होती फिर भी लॉ के हिसाब से इंडिया में अर्न हुई मानी जाती है और इसीलिए उन पर टैक्स
टैक्स भी लगता है। तो इसका एग्जाम्पल से देखें तो सैलरी फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, चाहे आप बाहर हो पर अगर आपका काम इंडिया में हुआ है तो वो इनकम इंडिया में और डीम टू बी accrued मानी जाएगी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, अगर किसी फॉरेन बिजनेस का कनेक्शन इंडिया में है तो उससे होने वाली इनकम इंडिया में accrue मानी जाएगी। ठीक है। तीसरा है कैपिटल गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया, अगर प्रॉपर्टी इंडिया में हो और आप उसे बेचते हो तो कैपिटल गेन इंडिया में ही अराइज माना जाता है। चौथा है डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी, आप कहीं भी हो अगर डिविडेंड इंडियन कंपनी का है तो वो इंडिया में ही आखिरी माना जाएगा। ठीक है। ये टेबल बताता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से फॉरेन इनकम पर टैक्स लगता है या नहीं लगता। ठीक है। तो पहला है ROR यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इंडिया में ज्यादा टाइम रहता है परमानेंटली सेटल जैसा, तो ROR का पूरा वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल होता है चाहे इंडिया में कमाओ या बाहर। दूसरा है RNOR यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, टेम्परेरी या रिसेंटली वापस आया इंडिया में। ठीक है। RNOR पर सिर्फ इंडिया से रिलेटेड इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम पर नहीं होती है। ठीक है। लास्ट है NR यानी कि नॉन रेजिडेंट, मोस्टली बाहर रहता है, इंडिया में शॉर्ट विजिट के लिए आता है, उसको NR होते कहते हैं उसको, लेकिन NR के लिए सिर्फ इंडिया में अर्न या रिसीव्ड इनकम टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम नहीं होती है। ठीक है। तो ROR यानी कि वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल होती है ROR की, और RNOR या NR सिर्फ इंडिया में रिलेटेड इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक की, यानी कि एग्जेम्प्टेड इनकम, यानी वो इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगता। तो क्या होता है एग्जेम्प्ट इनकम? सिंपल वर्ड्स में एग्जेम्प्ट इनकम मतलब वो इनकम जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होती, चाहे आपने अर्न कर भी ली हो। कहीं इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है और कुछ पार्शली एग्जेम्प्टेड होती है। गवर्नमेंट ये एग्जेम्पशन देती है क्योंकि टू प्रमोट सेविंग्स, सपोर्ट वेलफेयर और अवॉइड डबल टैक्सेशन। तीन टाइप की इनकम्स होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं। तो पहली है इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट फॉर ऑल पर्सन, दूसरी है इनकम एग्जेम्प्ट फॉर स्पेसिफिक पर्सन जैसे कि HUF, पॉलिटिकल पार्टीज और ETC। ठीक। तीसरा है पार्शियल एग्जेम्पशंस। ठीक है। अब देखते हैं वो कौन सी फुल्ली एग्जेम्प्ट इनकम्स होती हैं। ठीक है। तो पहली इनकम है एग्रीकल्चर इनकम यानी कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, एग्रीकल्चर से अर्न की गई इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। एग्जांपल से देखें तो सेल ऑफ क्रॉप्स, रेंट फ्रॉम एग्री लैंड। ठीक है। अगर ये इनकम किसी बिजनेस में यूज होती है तो बिजनेस इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। दूसरा है पार्टनर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट यानी कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, पार्टनर को फर्म के प्रॉफिट में मिलने वाला शेयर फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि फर्म ऑलरेडी उस प्रॉफिट का टैक्स दे चुकी होती है। तीसरा है HUF इनकम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, मेंबर को HUF से मिलने वाली इनकम एग्जेम्प्ट होती है। चौथी है लीव ट्रेवल कंसेशन यानी कि LTC, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, एम्प्लॉइज और फैमिली के इंडिया ट्रैवल एक्सपेंस पर एग्जम्पशन मिलती है, सिर्फ इंडिया ट्रिप्स के लिए। फॉरेन ट्रैवल कवर नहीं होता उसके अंदर। 2 जर्नी अलाउड होती हैं। पांचवी है ग्रेचुटी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, रिटायरमेंट या डेथ पर मिलती है। ठीक है। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है, और प्राइवेट एम्प्लॉयज को मिलती है जो कि 20 लाख तक एग्जेम्प्टेड होती है। छठवीं है पेंशन यानी कि कम्यूटेड, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है जो पार्शियली एग्जेम्प्टेड होती है यानी कि 1/3 1/2 एज पर ग्रेचुटी। ठीक है। सातवीं है लीव एनकैशमेंट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होती है जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है। प्राइवेट में क्या होता है कि पार्शियली एग्जेम्प्टेड होती है, सिर्फ 3 लाख तक। आठवीं है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B, जॉब टर्मिनेट होने पर जो कंपनसेशन मिलता है तो उसमें इनकम जो होती है वो 5 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाती है। नौवां है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी कि VRS, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C, PSU या गवर्नमेंट कंपनी के अप्रूव्ड स्कीम में एग्जेम्प्ट होती है 5 लाख तक। ठीक है। 10वीं है प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 या 10 सबसेक्शन 12, अगर प्रोविडेंट फंड 5 साल से ज्यादा सर्विस के बाद मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाती है वो। 11वीं है स्कॉलरशिप, सेक्शन 10 सबसेक्शन 16, एजुकेशन या रिसर्च के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है। 12वीं है अवार्ड एंड रिवॉर्ड, सेक्शन 10 सबसेक्शन 17A, गवर्नमेंट अप्रूव्ड अवार्ड होते हैं जैसे कि भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं। 13 है इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 13A,
प्रॉपर रिकॉर्ड्स में मेंटेन करने पर वॉलंटरी डोनेशंस, मेंबरशिप फीस एग्जेम्प्टेड होती है। 14 भी है इनकम ऑफ चैरिटेबल यानी रिलीजियस ट्रस्ट, सेक्शन 11 और 12। जो इनकम चैरिटी या रिलीजियस पर्पस में यूज होती है वो एग्जेम्प्टेड हो जाती है। 5वीं है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। इंडियन कंपनीज का डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी उस पर टैक्स दे चुकी होती है। जो भी आपको डिविडेंड मिलता है सब कट पिट के ही मिलता है, ठीक है। 16वां है इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सिक्योरिटीज, सेक्शन 10A सबसेक्शन 15। पीपीएफ का या सुकन्या समृद्धि का या पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट्स का, ये सब का इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। 17 भी है इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 20। म्यूनिसिपल पार्टीज या पंचायत का इनकम जो भी होता है वो सब एग्जेम्प्टेड होता है। 18वां और लास्ट है इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड इंटरेस्ट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 32। माइनर चाइल्ड की इनकम जब पेरेंट के साथ क्लब होती है तो 1500 पर चाइल्ड तक एग्जेम्पशन मिलती है उस पर, ठीक। यूनिट 1 का ये लास्ट टेबल है, लास्ट टॉपिक है। ये टेबल बताता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम में कितनी एग्जेम्पशन मिलती है, यानी कि टैक्स से कितनी छूट मिलती है। तो इसमें कुछ टाइप की इनकम दी हुई है और इसमें एग्जेम्प्टेड लिमिट बताई गई है। तो पहला है हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA। तो सेक्शन 1013 के ए के अंडर 3 चीजों में से जो सबसे कम हो वही एग्जेम्प्ट होती है, यानी कि एक्चुअल HRA, रेंट पेड 10% सैलरी का मिलता है उसमें से, ठीक है। और 50% ऑफ सैलरी यानी मेट्रो सिटी में, 40% नॉन मेट्रो में मिलता है। दूसरा है ग्रेचुटी यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए मिनिमम 20 लाख तक एग्जेम्प्टेड होती है इनकम उनकी। तीसरी है लीव एनक्रैशमेंट जो कि प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए होती है। जब एम्प्लॉयज रिटायर होता है तो और अनयूज लीव पे पैसा मिलता है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। चौथा है VRS कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर मिलने वाली जो अमाउंट होती है उसमें से 5 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाती है। लास्ट है कम्यूटेड पेंशन, अगर पेंशन लमसम में मिलती है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 1/3 एग्जेम्प्ट मिलती है और आधी मिलती है अगर ग्रेचुटी नहीं मिली है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है वो। तो ये एग्जाम्पशंस मेनली सैलरी इनकम के कंपोनेंट्स के लिए होती है ताकि एम्प्लॉयज को कुछ रिलीफ मिले और पूरी अमाउंट पर टैक्स ना लगे, ठीक है। तो एग्जाम्पशन इनकम का मतलब होता है टैक्स फ्री अर्निंग्स गिवन बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हमें मिलती है टू प्रमोट, क्या प्रमोट करने के लिए, सेविंग्स, रिवॉर्ड, सर्विसेज और सपोर्ट वेलफेयर, ठीक। तो दोस्तों टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की हमने यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। आपका एक लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो इसी तरह अपना चैनल को प्यार देना, ठीक। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।